राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। तो आज हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम कहाँ तक पढ़ सकते हैं? चलिए देखिए कहाँ तक पढ़ते हैं, देख लेते हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। सेल साइकिल, साइकिल किसी भी टर्म को हम कब बोलते हैं साइकिल, जब वही चीज़ रिपीट होने लग जाए तो उसे साइकिल बोलते हैं। ठीक है। सेल डिवीज़न मतलब सेल का टूटना दो हिस्सों में, नई सेल का फॉर्मेशन होने के लिए डिवाइड होती हैं सेल्स, और उसके जो इवेंट्स हैं सेल डिवीज़न के, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हें उनके कारण सेल साइकिल बनता है। ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट दियर लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल। इस संसार में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे कितने बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, वह एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट हो रहा है, सिंगल सेल से ही बना हुआ है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वे तो खुद ही सिंगल सेल हैं, वे तो सिंगल सेल से होते ही हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, हाथी, कुत्ते, गाय, जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, सब कुछ सिंगल सेल से ही बनते हैं। और वह सिंगल सेल क्या है? जाइगोट। फिर ये जाइगोट सिंगल सेल होता है, फिर इसमें मल्टीपल माइटोटिक डिवीज़न होते हैं। माइटोटिक डिवीज़न, उन माइटोटिक डिवीज़न्स को क्या बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं। क्लीवेज के बाद फिर स्टेजेस बनती हैं, जिन्हें मोरुला बोलते हैं। ठीक है। और फिर मोरुला जो है ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है, फिर वह यूटेराइन वॉल में इम्प्लांट हो जाता है, और फिर इस प्रकार से ऑर्गेनिज्म बनता है। यह सब कुछ हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल सेल्स, इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वास्तव में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी जो सेल्स हैं, वह एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स शो करती हैं, वह है ग्रोथ करना और रिप्रोडक्शन करना। ग्रोथ करती हैं, ग्रोथ नंबर में भी करती है और साइज में भी करती हैं, और रिप्रोड्यूस भी करती हैं, मतलब एक सेल से अनेक सेल बन जाना, मतलब नंबर में बनना। सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। मतलब सेल का बड़ा होना, जैसे कि मान लीजिए ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, यह इसके साइटोप्लाज्म में हमेशा इंक्रीज होना, मतलब वॉल्यूम में इंक्रीज होना सेल के में, यह कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसके अंदर सिंथेसिस हो गए, अदर कंपोनेंट्स जो हैं सेल के, वो बढ़ गए, इसमें डुप्लीकेशन हो गया डीएनए का, तो इसका साइज बढ़ गया, और साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन हो गया, तो साइज बढ़ गया। साइज बढ़ता रहता है, यह कंटिन्यूस प्रोसेस है। कैसे? अब जैसे ही साइज बढ़ता है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो रेशो है, ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो रेशो है, वह इम्बैलेंस हो जाता है। सेल के अंदर ये एक बात है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो रेशो है, वह हमेशा कांस्टेंट रहना है। लेकिन सेल तो कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होता रहता है। तो जैसे ही साइज बढ़ता है, तो यह सेल क्या करती है? डिवीज़न करती है, डिवाइड होती है। क्यों? क्योंकि इसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो रेशो है, वह इम्बैलेंस हो गया। कांस्टेंट करना, उसके लिए डिवाइड होती है। डिवाइड होने के लिए इसके अंदर जो इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अंदर G1 फेज के G1 फेज, S, G2, M फेज, ये सारे इसके अंदर जो फेजेस हैं, ये फेजेज स्टार्ट हो जाते हैं। G1 के अंदर जो है सिंथेसिस होता है, और S के अंदर सिंथेसिस फेज है। G1 के अंदर ऑर्गेनल्स वगैरह का सिंथेसिस होता है। S के अंदर डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रियोल्स का होता है। G2 के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो इस प्रकार से इसका साइटोप्लाज्म बढ़ता रहता है, कंटिन्यूसली प्रोसेस है। फिर उसके बाद जैसे ही साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो रेशो है, वह इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब कांस्टेंट नहीं रहता, जो पहले था वह नहीं रहता है, तो फिर सेल डिवाइड करती है। फिर से सेल डिवाइड हो गई उसी शेप में। लेकिन इसका जो सेल का ग्रोथ होना, साइटोप्लाज्म ग्रोथ होना, वह रुकता नहीं है, फिर से बढ़ जाता है। इसलिए यह क्या है? सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब आगे आते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल पर आते हैं। साइकिल का मतलब हम पहले भी समझ सकते हैं, जो इवेंट्स बार बार हो रहे हैं, एक सीक्वेंस में हो रहे हैं, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स
by which a cell duplicate its genome, synthesizes the other constituents of the cell and eventually divides into the daughter cells. हम पहले भी यहाँ देख चुके हैं, ये समझ चुके हैं, ये स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि जो सीक्वेंस होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो जीनोम होता है, मतलब डीएनए जो होता है वह डुप्लीकेट होता है, और जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, वे भी सिंथेसिस होते हैं। उसके कारण साइटोप्लाज्म में इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होने के कारण क्या होता है, उनका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो रेशो है वह इम्बैलेंस हो जाता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। फिर वह उसके अंदर जो सीक्वेंस चलते हैं इंक्रीज करने के, वे सीक्वेंसली चलते हैं, फिर सेल डिवाइड होती है उसे बैलेंस करने के लिए। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के सीक्वेंस को ही साइटोप्लाज्म बोलते हैं सेल के अंदर, सेल डिवीजन करने के लिए। फाइनली सेल डिवीजन की ओर जा रही है सेल, ये सारे इवेंट्स करते हुए, और ये सारे इवेंट्स सीक्वेंसली होते हैं। अगर इनमें थोड़ा भी इधर उधर होता है तो सेल कैंसरस सेल्स में हो जाती है। हालांकि रिपेयर कर लेती है सेल अपने आप को, ठीक है, लेकिन अगर इधर उधर होता है तो कैंसरस सेल्स बन जाती हैं। ये कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं। इन सेल डिवीजन ऑल प्रोसेसेस लाइक डीएनए रेप्लिकेशन हुआ या फिर सेल ग्रोथ हुई हैव टू टेक प्लेस इन कोऑर्डिनेटेड वे टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन। बिल्कुल सही तरह से डिवीजन हो, उसके लिए जो जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, जितनी भी प्रोसेसेस हो रही हैं, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, सेल ग्रोथ हो गई, सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन हो गया, या फिर सेल ऑर्गेनल्स का सिंथेसिस हो गया, वो सब एक कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं, मतलब एक सीक्वेंसली होते हैं, वेल ऑर्डरली मैनर में होते हैं वे, बिल्कुल करेक्ट डिवीजन इंश्योर करने के लिए। एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम, और जो प्रोजेनी बनेगी उसके अंदर जो जीनोम है वह जो पेरेंट सेल के अंदर जो पेरेंट सेल है इसके अंदर जो जीनोम है वही प्रोजेनी सेल्स के अंदर ये जीनोम होगा, डुप्लीकेट होकर के डिवाइड हो जाएगा। तो सेम इंटैक्ट जीनोम रहेगा। ऑल दीज इवेंट्स आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ये जितने भी सारे ये प्रोसेस होते हैं ये जेनेटिक कंट्रोल के अंडर होते हैं। ये आपको अच्छे से लिख लेना है, नोट कर करके लिख करके। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रोसेसेस फेजेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के फेज कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। मेनली दो फेज हैं, इंटरफेज और मेटाफेज, दो फेज हैं। ह्यूमन सेल डिवाइड्स इन 24 आवर्स। एक ह्यूमन सेल्स कंप्लीटली अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स में डिवाइड हो जाती है, और यीस्ट सेल जो है 90 मिनट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। और भी काफ़ी सारी सेल्स हैं ऐसे, मतलब हम कहाँ तक लिखेंगे, लेकिन हम बिल्कुल एनसीईआरटी के बेस पर चल रहे हैं, ठीक है। सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेज। ये मेन है, 2 बेसिक फेज हैं, यही मेन फेज है, इंटरफेज एंड एम फेज या माइटोटिक फेज या माइटोसिस फेज बोलते हैं इसको। इंटरफेज जो है 95% ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का 95% जो टाइम है वह इंटरफेज में जाता है, और 5% जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है, वह एम फेज के अंदर जाता है। मतलब कि सेल बड़ी होती है, उसके अंदर सिंथेसिस होता है, उसके अंदर डुप्लीकेशन होता है, इसमें सारा टाइम लग जाता है। और डिवीज़न के टाइम पर, एम फेज के टाइम पर, माइटोटिक डिवीज़न के टाइम पर बस लास्ट का 5% जो टाइम होता है उसी के अंदर डिवीज़न हो जाता है सेल का। बाकी टाइम किस में जाता है, ग्रोथ में, डुप्लीकेशन में, अदर्स में, ठीक है। इंटरफेज रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन द 2 सक्सेसिव एम फेज। 2 एम फेज के बीच का जो टाइम है या फिर जो फेज है वही इंटरफेज है। मान लीजिए ये सेल है और ये डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल्स में बन गई, तो यहाँ से जो डिवाइड होकर के फिर ये सेल जो इंक्रीज ग्रोथ करेगी फिर डिवाइड होगी। तो डिवाइड होने से पहले और डिवाइड होने के बाद की जो फेज है वह इंटरफेज है। मतलब कि अब आते हैं एम फेज पर। एम फेज में क्या है, माइटोटिक फेज है, रिप्रेजेंट्स एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर।
यही है एम फेज जिसके अंदर माइटोसिस होता है, इसी को सेल डिवीजन बोलते हैं एक्चुअली एम फेज को। एम फेज स्टार्ट विथ न्यूक्लियर डिवीजन जिसे कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं और एंड विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के साथ एम फेज स्टार्ट होती है और साइटोकाइनेसिस के साथ एम फेज खत्म हो जाती है। साइटोकाइनेसिस होते ही फाइनली सेल डिवाइड हो जाती है। डिवाइड्स इनटू इट्स प्रोजेनी। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। इंटरफेज के अंदर सेल प्रिपेयर करती है फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन ऑर्डरली मैनर। ऑर्डरली मैनर में मतलब एक सिक्वेंसली मैनर में सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए। किसके अंदर प्रिपेयर करती है? इंटरफेज के अंदर। इसलिए इसे रेस्टिंग फेज बोलते हैं, क्योंकि ये सेल इसके अंदर आराम से अपने आप के अंदर सेल का डीएनए का रेप्लिकेशन करती है और सेल की ग्रोथ करवाती है इंटरफेज के अंदर सेल। लेकिन कैसे? ऑर्डरली मैनर में, सिक्वेंसली ग्रोथ करवाती है। इंटरफेज के अंदर G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है। सबसे बड़ी G1 फेज है, फिर S फेज है, फिर G2 फेज है। टोटल 95% ऑफ टाइम ड्यूरेशन लेती है इंटरफेज और इसलिए इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। ये टाइम ड्यूरेशन है G1 का 33 to 50% है, S फेज का 25 to 33% है और G2 फेज का 15% है। ये इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये याद रखने की ज़रूरत है कि 95% टाइम ड्यूरेशन इंटरफेज ही लेती है। आगे चलते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, तो देखिए इसमें ये पहली हो गई G1 फेज, ये S फेज, ये G2 फेज और ये M फेज। G1 फेज में क्या है? G1 फेज क्या है? इंटरवल है बिटवीन माइटोसिस एम फेज एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन किस में इनिशिएट होता है? एस फेज में। तो ये इनके बीच का इंटरवल है। ये एम फेज हो गई, यहाँ तक ये पूरी एम फेज है। साइटोकाइनेसिस भी इसी के अंदर, ये एम फेज है, ये एम फेज है पूरी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये एम फेज है। एम फेज के बाद और एस फेज के बीच का जो इंटरवल आता है, जो गैप आता है, उसे G1 बोलते हैं। G1 का फुल फॉर्म है गैप 1 फेज। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है सेल इसके अंदर और सेल माइटोटिकली एक्टिव होती है। साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, सेल ऑर्गेनल डबल हो जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, ये डबल हो जाते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स हुआ, ये डबल हो जाते हैं। डज नॉट रेप्लिकेट डीएनए, लेकिन इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता, ये याद रखने वाली बात है। G1 फेज के अंदर सेल ग्रो करती है कंटिन्यूसली, क्योंकि इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। साइटोप्लाज्म इसका बढ़ जाता है सेल का G1 फेज के अंदर। सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वह भी डबल हो जाते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हुआ, इस प्रकार के। और जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का नंबर है, डीएनए है, वह नंबर 2n ही रहता है, या फिर n है या 2n है, जो भी नंबर है वह सेम रहता है। और अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम या फिर डीएनए है वह 2c होता है। मान लीजिए 2c अमाउंट है, जो अमाउंट है। अब आते हैं एस फेज पर। एस फेज को सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। ये किसके बीच में? G1 और G2 फेज के बीच में है। अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो जाता है इसके अंदर, एस फेज के अंदर, क्योंकि डीएनए सिंथेसिस होता है या फिर डीएनए रेप्लिकेशन बोल सकते हैं इसके अंदर। तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए की कॉपी बनेगी, तो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल बन जाता है। जैसे कि G1 फेज के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए मान लीजिए 2c है, तो यहाँ आकर के 4c हो गया। अमाउंट बढ़ गया लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, वही है, 2n है। नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, केवल अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो जाता है। ठीक है, कैसे डबल होता है? जो सेल है वह कॉपी बना कर लेती है अपने ही साथ में जो क्रोमोसोम है, बस इस प्रकार से। मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है और इसके साथ ये कॉपी बना ली, तो इसको एक क्रोमोसोम के ऊपर, ये एक क्रोमेटिड है, ये 2 क्रोमेटिड है। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम के ऊपर 2 क्रोमेटिड आ जाती हैं,
कॉपी बन करके। क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है लेकिन अमाउंट बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 46 क्रोमोसोम हैं, नंबर में 46 क्रोमोसोम हैं, तो यहाँ पर भी 46 ही रहेंगे लेकिन वो डबलेट में रहेंगे, मतलब कि कॉपी एक और कॉपी बन जाएगी उसी क्रोमोसोम की, लेकिन उसी से अटैच रहेगी। एक ही सेंट्रोमियर होगा लेकिन क्रोमेटेड 2 हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमेटेड 2 हो जाएंगे। तो एस पेज के अंदर बस यही याद रखना है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, रेप्लिकेशन होता है। सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट हो जाते हैं। सेंट्रियोल जो हैं सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं, उनका भी डुप्लीकेशन हो जाता है सेंट्रियोल्स का। और ये किसके अंदर होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और डीएनए का सिंथेसिस किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। और हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं उनका भी सिंथेसिस एस फेज के अंदर ही हो जाता है। एस फेज हो गया ख़त्म। अब आते हैं G2 फेज। G2 फेज के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है किसके लिए? माइटोसिस होने के लिए, माइटोसिस प्रिपरेशन के लिए जो प्रोटीन चाहिए, माइटोसिस होने के लिए जो प्रोटीन चाहिए, उन प्रोटीन का सिंथेसिस G1 फेज में होता है। उन प्रोटीन का सिंथेसिस G1 फेज में होता है। सेल ग्रोथ कंटिन्यूसली होती रहती है और डीएनए का अमाउंट 4C रहता है। यहाँ 2C से, इसके अंदर 2C था, यहाँ 2C से यहाँ 4C हो गया इसके अंदर, और यहाँ 4C ही रहा, यहाँ तक 4C ही रहा। ठीक है, इसके अंदर फिर अमाउंट 4C से 2C हो जाएगा अंत में, 2C हो जाएगा अंत में। 4C नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेकिन सेम ही रहेंगे पूरी सेल में, और प्रोजेनी में भी सेम ही जाएंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है सेल साइकिल का, और अलग से हम इसको देख लेते हैं। इंटरफेज, ठीक है, G1 फेज हमने देख लिया। इंटरफेज के 3 फेज होते हैं, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये 95% टाइम ले लेता है सेल डिवीज़न का, सेल साइकिल का। ठीक है, G1 फेज के अंदर मोस्ट वेरिएबल फेज है ये, बिटवीन M और S फेज के अंदर होती है। सेल इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है इसके अंदर, कंटिन्यूस ग्रो होता रहता है, इसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज रहता है। सेल ऑर्गेनल डबल हो जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, सेल ऑर्गेनल डबल हो जाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता रहता है इसके अंदर। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनता रहता है, और ट्रांसलेशन होता रहता है, आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता रहता है, प्रोटीन बनती रहती है। डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट टेक प्लेस, ये याद रखने वाली बात है। डीएनए रेप्लिकेशन केवल एस फेज में होता है। सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस या फिर डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज के अंदर होता है। अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम इन दैट इज 2C, अमाउंट सेम रहता है G1 फेज के अंदर। तो G1 फेज भी हो गई खत्म। अब आते हैं किस पर? एस फेज पर। एस फेज या फिर सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। डीएनए सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन इन न्यूक्लियस के अंदर होता है। नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड डीएनए मॉलिक्यूल, इसके अंदर क्या होता है? इंटरवाइंड रहता है, डिस्टिंक्ट नहीं होता, जो मतलब कि उलझा हुआ रहता है इसके अंदर। एस फेज के अंदर जो डीएनए बनता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए कॉपी बनती है, तो वह ऐसे ही उलझा हुआ रहता है, डिस्टिंक्ट नहीं होता, इंटरवाइंड रहता है, उलझा हुआ डीएनए मॉलिक्यूल्स बनता है एस फेज के अंदर। सेंट्रियोल्स डबल इन साइटोप्लाज्म, और एस फेज के अंदर ही सेंट्रियोल्स भी डबल होते हैं, लेकिन वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं एस फेज में। और डीएनए का सिंथेसिस या रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है। सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। अमाउंट जैसे 2C से 4C हो जाता है, लेकिन 2N ही रहता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही रहते हैं। मान लीजिए पहले 46 क्रोमोसोम थे, तो अभी भी 46 ही क्रोमोसोम रहेंगे, लेकिन अमाउंट उनका बढ़ जाएगा। मतलब एक प्रकार से समझ लीजिए कि जैसे कि कोई भी चीज़ है, नंबर में कोई चीज़ है, वह नंबर में तो सेम रहे बट उसका वजन बढ़ जाए। जैसे कि नंबर में एक सूखी लकड़ी ले लीजिए, ऐसे ही उदाहरण दे रहा हूँ, सूखी लकड़ी ले लीजिए, उसको जब आप पानी में डाल देते हैं तो उसका वेट बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन वह है एक ही। इसमें ये सही से नहीं लगा शायद एग्जाम्पल, आप ऐसे ही समझ लीजिए कि अमाउंट बढ़ जाता है उसका,
लेकिन नंबर सेम रहता है। हिस्टोन का सिंथेसिस भी एस फेज के अंदर होता है। अब आगे आते हैं G2 फेज। G2 फेज एस और एम फेज के बीच की स्टेज होती है, फेज होती है। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। माइटोसिस के प्रिपरेशन के लिए प्रोटीन बनती है G2 फेज के अंदर। और सेल ग्रोथ कंटिन्यूसली होता रहता है। G1 और G2 के अंदर सेल ग्रोथ होता रहता है। सेल ग्रोथ तो होता ही रहता है G1 एस G2 एस के अंदर सिंथेसिस होते रहते हैं DNA के और सेंट्रियोल्स के और हिस्टोन प्रोटीन के। G2 फेज के अंदर जो है प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता रहता है इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। माइटोसिस प्रिपरेशन के लिए जितनी भी प्रोटीन्स की आवश्यकता है, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन और अदर्स प्रोटीन्स जो भी हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हो गई, जो भी प्रोटीन्स हैं, वे सारी प्रोटीन्स जो हैं G2 फेज के अंदर बनती हैं। सेल ग्रोथ कंटिन्यूस होता रहता है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा ही होगा, क्योंकि प्रोटीन बन रही है तो ट्रांसलेशन होगा ही होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा ही होगा। G0 फेज क्या है? G0 फेज को क्विसेंट स्टेज भी बोलते हैं। मतलब कि सेल, इस फेज के अंदर सेल जो है सेल साइकिल से एग्जिट हो जाती है, G1 फेज से एग्जिट हो जाती है, लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहती है लेकिन सेल साइकिल या फिर सेल डिवीजन नहीं करती। सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली। इसमें क्या है, जब कभी अवसर मिलता है या फिर कभी ज़रूरत पड़ती है, सेल मान लीजिए डैमेज हो गई या फिर डेथ हो गई सेल की, या फिर कोई इंजरी हो गई, तब ये सेल डिवाइड होती हैं, तब G1 फेज में एंटर करती है, वरना G1 फेज से एग्जिट रहती हैं। एज नीडेड टू रिप्लेस सेल दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ। सेल डेथ या इंजरी के कारण अगर सेल जो है हट जाती है वहाँ से, तब अदर्स आसपास की सेल जो है डिवाइड होकर के उसको कंप्लीट करती हैं, सेल को दोबारा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके बना लेती हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ कहीं लग जाए आपके, तो वहाँ पर सेल डिवाइड करने लगती है। अब ऐसे ही यहाँ डिवाइड थोड़ी कर रही है सेल, लेकिन अगर यहाँ इंजरी हो जाए तो सेल यहाँ डिवाइड करके उस घाव को भर देंगी, उस बाउंड को भर देंगी। G0 फेज, दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज। G1 फेज से एग्जिट कर जाती हैं G0 फेज, ऐसी सेलें जो केवल ओकेजनली डिवाइड होती हैं। टू एंटर एज इनएक्टिव स्टेज दैट इज G0 फेज, उसे G0 फेज बोलते हैं। समझिएगा ना, G0 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, लेकिन वह डिवाइड नहीं करती, डिवीजन नहीं करती। हर्ट सेल नॉट डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तब सेल जो होती है, हर्ट की जो सेल होती हैं तब डिवाइड कर लेती हैं। जब मैच्योर हो जाता है हर्ट, उसके बाद हर्ट की सेल डिवाइड नहीं करती पूरी लाइफ टाइम। ठीक है, अगर डैमेज हो जाता है हर्ट की सेल के अंदर तो वह डिवाइड नहीं कर पाती। नर्व सेल आल्सो नॉट डिवाइड, क्योंकि नर्व सेल के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, सेंट्रियोल्स नॉट प्रेजेंट। ठीक है, माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स इन एनिमल्स। एनिमल्स के डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स हैं, 2 एंड सेल्स हैं, उनके अंदर माइटोटिक डिवीजन शो होता है, दिखता है। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड क्या होती हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर डबल हैं उसके अंदर तो डिप्लॉयड है, और अगर उनका एक ही सेट है क्रोमोसोम का तो हैप्लॉयड है। इसको और डिटेल में अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सम एक्सेप्शन इन विच हैप्लॉयड सेल डिवाइड्स माइटोटिकली, जैसे कि मेल हनी बी है। मेल हनी बी जो बनता है वह कैसे बनता है? हैप्लॉयड सेल्स का डिवीजन हो जाता है। प्लांट सेल्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल। प्लांट सेल जो हैं हैप्लॉयड सेल्स के अंदर भी माइटोटिक डिवीजन शो करती है और डिप्लॉयड सेल्स के अंदर भी माइटोटिक डिवीजन शो करती है, ये याद रखना है। प्लांट सेल शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल्स। अब आते हैं, ये हो गया इंटरफेज खत्म, इंटरफेज खत्म हो गया। और इस चैप्टर को आप ये जो पढ़ रहे हैं हम, बिल्कुल NCERT बेस है, इससे आपके सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे, जितने भी हैं सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे, बस आपको रिवाइज करना है दोबारा। एम फेज, माइटोटिक फेज भी बोलते हैं इसे, स्टार्ट विथ न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज न्यूक्लियर डिवीजन के साथ स्टार्ट होता है और यह मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का मोस्ट ड्रामेटिक मतलब बहुत ज़्यादा ड्रामा करने वाला है यह फेज जो होता है। इसके अंदर सारे वो होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स इज द
सेम, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट के अंदर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रोजेनी के अंदर होते हैं। 4 स्टेजेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। कैरियोकाइनेसिस के अंदर 4 स्टेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब ये स्टेज जो होती हैं इनका मतलब क्या है, इनका नाम से मतलब क्या। प्रो का मतलब होता है स्टार्टिंग, मेटा का मतलब होता है मिडिल, एना का मतलब होता है लास्ट, और टीलो का मतलब होता है अंत, एंड की। ठीक है, तो ये इनका मतलब है, बस इतना सा मतलब है। प्रो मतलब स्टार्टिंग, फेज मतलब फेज मतलब स्टेज, मेटा मतलब मिडिल की स्टेज। इनसे कोई साइंटिफिक मीन नहीं है इनका कुछ, ये बस नाम है। मेटा फेज मिडिल फेज, एना मतलब लास्ट फेज मतलब स्टेज, टीलो मतलब एंड की, मतलब ख़त्म कर रही है जो, मतलब अंत कर रही है, कैरियोकाइनेसिस का जो अंत कर रही है। इसके बाद कैरियोकाइनेसिस नहीं होगा उसे टीलो मतलब एंड, फेज मतलब स्टेज। इनका कोई साइंटिफिकली मीन नहीं है, बस इनका एक क्या है, बस ये मीन है इनका। मतलब प्रो का मतलब फर्स्ट, प्राइमरी, स्टार्टिंग, और प्रोफेज। स्टार्टिंग में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस के स्टार्टिंग में जो होता है उसे, जो स्टेज होती है उसे प्रोफेज बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, ये याद रख लेना है। प्रोफेज के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है और सेंट्रोसोम मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल, ये होता है मेनली। क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है, कैसे होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटेंगल्ड हो जाते हैं, मतलब सुलझ जाते हैं, सुलझे हुए हो जाते हैं। पहले टेंगल्ड थे, मतलब कि इंटरवाइंड थे, उलझे हुए थे, सुलझ जाते हैं, अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। क्रोमेटिन जब कंडेंस होगा, क्योंकि हमने यहाँ तक देखा था एस फेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन हुआ था, यहाँ ये इंटरवाइंड थे, टेंगल्ड थे, उलझे हुए थे। लेकिन मेटाफेज के अंदर जब इनका कंडेंसेशन होगा, प्रोफेज के अंदर जब कंडेंसेशन होगा तो ये क्या हो जाएंगे, अनटेंगल्ड हो जाएंगे, सुलझ जाएंगे। ठीक है, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, कॉम्पैक्ट माइक्रोसोम बना लेते हैं, ये कॉम्पैक्ट माइक्रोसोम बना लेते हैं कंडेंस्ड हो करके। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटेड अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। देखिए ये सेंट्रोमियर हो गया, सेंट्रोमियर से एक क्रोमेटेड ये रहा और दूसरा क्रोमेटेड ये रहा, 2 क्रोमेटेड अटैच हो जाते हैं। एक है तो ये क्रोमोसोम क्या है, एक है, लेकिन इस एक क्रोमोसोम है, उसके पास 2 सिस्टर क्रोमेटेड हैं, 2 सिस्टर क्रोमेटेड हैं, इस प्रकार से बन जाता है। इस कारण से ये इसका जो अमाउंट है डबल हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। पहले क्रोमोसोम ऐसे था, फिर इसका डुप्लीकेशन हुआ या फिर रेप्लिकेशन हुआ, तब ये पहले इसमें एक सिंगल क्रोमेटेड थी, उसके बाद अब 2 क्रोमेटेड हो गई। सिस्टर क्रोमेटेड मतलब सेम टाइप की, सेम कॉपी है, जैसी है, एग्जैक्टली सेम है ये दोनों। इस कारण से इसका जो है अमाउंट बढ़ जाता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटेड अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर पर 2 क्रोमोसोम्स अटैच हो जाते हैं। प्रोफेज के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है। क्रोमेटिन का जब कंडेंसेशन होगा तो क्रोमोसोम जो हैं अनटेंगल्ड हो जाएंगे, अनटेंगल्ड मतलब सुलझे हुए हो जाएंगे, ईजिली वो दिखाई दे सकते हैं आगे और कंडेंस होंगे ना जैसे ही। और क्या होता है, सेंट्रोसोम जो है वो मूव टुवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द सेल के अपोजिट पोल की ओर सेंट्रोसोम जो हैं ये रहा, सेंट्रोसोम्स जो है अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं।
सेंट्रोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं। ये क्या चले जाते हैं, अपोजिट चले जाते हैं, अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, किसके अंदर, प्रोफेज के अंदर। इस सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स, टू एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर फॉर माइटोटिक अपैरेटस। माइटोटिक अपैरेटस कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर क्या होते हैं, ये कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं इस प्रकार से माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहाँ क्या है, इधर उधर क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, और ये जो सेंट्रोसोम है माइक्रोट्यूब्यूल्स को क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं, और इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो बनती है इनको कंबाइंडली, दोनों को कंबाइंडली क्या बोलते हैं, माइटोटिक अपैरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइटोटिक अपैरेटस बोलते हैं। अब दोबारा पढ़ते हैं इस लाइन को, टू एस्टर्स टुगेदर, एक साथ दोनों एस्टर्स हैं, इसके एस्टर्स ये रहे, ये एस्टर्स लाइक स्ट्रक्चर है, तारे समान संरचना, इस प्रकार की संरचना बन जाती है ना, स्ट्रक्चर बन जाती है। टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर बन गए। ये जो एस्टर्स की, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो स्ट्रक्चर है एस्टर्स के तरह दिख रही है, इनके अंदर जो स्पिंडल फाइबर हैं जो फॉर्म होते हैं, उनको कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, माइटोटिक अपैरेटस। टू एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स माइटोटिक अपैरेटस, माइटोटिक अपैरेटस बनाते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज के अंत में क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपीयर हो जाती हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने की कगार पर रहती है, बिल्कुल थोड़ी सी, बिल्कुल मतलब डिसअपीयर हो रही है, ये बिल्कुल डिसअपीयर हो जाते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवलप डिसअपीयर हो जाते हैं, कहाँ पर, प्रोफेज के अंत में। तो प्रोफेज में होता क्या है, कंडेंसेशन होता है क्रोमेटिन का, और जो सेंट्रोसोम है वे अपोजिट पोल पर चले जाते हैं, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एनवलप डिसअपीयर हो जाता है। ये प्रोफेज के अंदर होता है। स्टार्टिंग फेज ऑफ एम फेज, एम फेज की जो स्टार्टिंग फेज है उसे प्रोफेज बोलते हैं। प्रोफेज के अंदर ये सारे इवेंट होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल इन सेल थ्रू आउट द सेल साइकिल, सेल साइकिल के ये कभी भी डिसअपीयर नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि सेल को एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए नहीं होते कभी भी डिसअपीयर। देखिए ये है ईयरली प्रोफेज, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये पहले देखिए अनटेंगल्ड है, ये क्रोमोसोम है, ये अनसुलझे हैं, अनटेंगल्ड, ये टेंगल्ड हैं, इंटरवाइंड हैं। ये ईयरली प्रोफेज में इंटरवाइंड है, लेकिन प्रोफेज जैसे ही खत्म हो जाती है पूरी, ये इसमें स्टार्ट होते हैं अनटेंगल्ड होना, अनटेंगल्ड अनटेंगल्ड होना स्टार्ट होते हैं, और अनटेंगल्ड होकर के देखिए ये कंडेंस क्रोमोसोम होते हैं। ये लेट प्रोफेज है, ये प्रोफेज की स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ देखिए ये जो है न्यूक्लियर एनवलप है, और यहाँ ये डिसअपीयर हो रहा है। डिसअपीयरिंग हो रहा है यहाँ। ठीक है, आगे आती है मेटाफेज। मेटा मतलब मिडिल की फेज, लास्ट फेज से पहले की फेज को मेटाफेज बोलते हैं। मेटाफेज, मेटाफेज स्टार्ट विद कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप। जब न्यूक्लियर एनवलप का बिल्कुल कंप्लीटली ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा ये न्यूक्लियर एनवलप जो है, उस इवेंट को जब कंप्लीटली न्यूक्लियर एनवलप डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, उस इवेंट से मेटाफेज स्टार्ट होगी। तब से हम मानते हैं कि मेटाफेज स्टार्ट हो गई। स्टार्ट विद कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप,
क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म, और जो क्रोमोसोम्स हैं वे सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। क्रोमोसोम जो है साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। मेटाफेज जो है उसके अंदर हम क्रोमोसोम को ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, इसलिए मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट ईजिली स्टडी। क्रोमोसोम की जो मॉर्फोलॉजी को हम कहाँ अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, मेटाफेज के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि एक तो अनटेंगल्ड है, कंडेंस्ड है, और न्यूक्लियर एनवलप भी नहीं है, साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही पड़े हुए हैं, स्प्रेड है थ्रू आउट द पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर स्प्रेड है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम इज मोस्ट ईजिली स्टडीड। मेटाफेजिक क्रोमोसोम हैव टू सिस्टर क्रोमेटिड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से अटैच रहते हैं मेटाफेजिक, ये सेंट्रोमियर है, बीच में दो सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं, एक और ये दो सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं जो किससे जुड़े हुए रहते हैं, एक सेंट्रोमियर से होते हैं। ऑन सेंट्रोमियर टू डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें काइनेटोकोर बोलते हैं। ये हमने सेल साइकिल में भी देख लिया काइनेटोकोर। ये जो सेंट्रोमियर है ना, इस पर डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जिन्हें काइनेटोकोर बोलते हैं। एक सेंट्रोमियर पर दो डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, मतलब कि जिन्हें काइनेटोकोर बोलते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम के ऊपर दो काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं आगे। स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू द काइनेटोकोर एंड मूव द सेंट्रोसोम इन द पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। देखिए ये क्रोमोसोम्स जो हैं, इसको डायग्राम को देखिए, ये क्रोमोसोम जो हैं ऐसे ही पड़े हुए हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये जो है सेंट्रोसोम्स हैं, सेंट्रियोल्स हैं, इनसे क्या निकल रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल निकल रहे हैं जो एस्टर्स के रूप में है माइक्रोट्यूब्यूल्स। उनसे क्या बन रहा है, स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो रहे हैं, और ये स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हो रहे हैं, काइनेटोकोर से अटैच हो रहे हैं। अपोजिट पोल के स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हो रहे हैं, इस प्रकार से काइनेटोकोर से अटैच हो गए ये दोनों, और ये आपस में खींचेंगे, फिर अटैच होकर के जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनको सबको सेंटर में ले आते हैं, सेल के सेंटर में ले आते हैं, और उस प्रकार से ये मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। मेटाफेज प्लेट में क्या होता है, एंड प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट मेटाफेज इज रेफर टू एज मेटाफेज प्लेट। सारे जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वह मेटाफेज के अंदर एक प्लेन में अलाइन हो जाते हैं, उसे मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। तो मेटाफेज के अंदर मेनली क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, क्रोमोसोम को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो मेम्ब्रेन हटेगी तो सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो हैं साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे, और वे क्लियरली विजिबल होंगे क्रोमोसोम्स माइक्रोस्कोप के अंदर। और यहाँ पर ही हम मॉर्फोलॉजिकली स्टडी कर सकते हैं, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी कैसी है ईजिली देख सकते हैं। और मेटाफेजिक क्रोमोसोम के अंदर एक सिस्टर क्रोमेटिड होता है, दो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, और एक सेंट्रोमियर होता है, और उस सेंट्रोमियर के ऊपर दो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, प्रोटीन की होती हैं वे, जिन्हें काइनेटोकोर बोलते हैं। काइनेटोकोर से क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं, अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर अटैच होकर के उन सारे के सारे क्रोमोसोम को एक प्लेन में लेकर आते हैं, और उस प्लेन में लेकर आने के कारण एक प्लेट बनती है जिसे मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। की फीचर्स ऑफ मेटाफेज के जो मेन की फीचर्स क्या हैं, कि स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। इसके अंदर काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, क्रोमोसोम्स के जो काइनेटोकोर हैं उनसे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। और क्या होता है, क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड along मेटाफेज प्लेट थ्रू द स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल्स। दोनों पोल के स्पिंडल फाइबर के द्वारा एक प्लेट में अलाइन हो जाते हैं सारे के सारे क्रोमोसोम्स, उसके कारण मेटाफेज प्लेट बनती है क्रोमोसोम की। ये इसका मतलब है, बस ये होता है किसके अंदर, मेटाफेज के अंदर। अब आते हैं एनाफेज। एनाफेज में एना मतलब लास्ट की स्टेज। अब ये लास्ट की स्टेज है, अलाइन हो गए सारे के सारे मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम।
अब क्या होता है, ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली। एक साथ सारे के सारे स्प्लिट होते हैं, सारे के सारे क्रोमोसोम्स एक साथ स्प्लिट होते हैं एनाफेज के अंदर। जैसे स्प्लिट होंगे तो उनका जो सेंट्रोमियर है वह पोल्स की तरफ आएगा, जैसे कि ये है, ये एक क्रोमोसोम है, तो जैसे स्प्लिट होंगे तो जैसे ये खींचेगा तो इसका जो सेंट्रोमियर है वह पोल्स की तरफ आएगा, दूसरे का उधर पोल्स की तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा। देखिए जैसे ये खींचेंगे तो ये जब इसके अंदर, ये मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, एक सिस्टर क्रोमेटिड और ये दो सिस्टर क्रोमेटिड है, यहाँ से ये काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच है। जैसे ये इनको खींचेंगे स्पिंडल फाइबर अपोजिट पोल से तो क्या होगा, इधर से ये खींच रहा है और इधर से दूसरा वाला खींच रहा है। ये क्या है, सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर का भी डिवीजन हो जाता है एनाफेज के अंदर। तो क्या होता है, एक साथ सारे के सारे स्प्लिट हो जाते हैं, सारे के सारे क्रोमोसोम जो टू सिस्टर क्रोमेटिड थे उनके अंदर स्प्लिट होते ही सारे के सारे क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड हो जाता है। नाउ टू डॉटर क्रोमेटिड रेफर टू एज डॉटर क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। अब जो ये दो, एक और दो, ये दोनों जो क्रोमेटिड बन गई हैं, ये आने वाले न्यूक्लियस की फ्यूचर क्रोमोसोम है, डॉटर क्रोमोसोम है ये। नाउ द डॉटर क्रोमेटिड्स रेफर टू एज, जो डॉटर क्रोमेटिड हैं उनको डॉटर क्रोमोसोम रेफर करते हैं फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई की। बिगिन दियर माइग्रेशन टुवार्ड द अपोजिट पोल, और ये क्या करते हैं, अपना माइग्रेशन यानी कि मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं अपोजिट पोल की तरफ आना स्टार्ट कर देते हैं। ये आ रहे हैं अपोजिट पोल की तरफ, और सेंट्रोमियर डायरेक्टेड टुवार्ड द पोल, और सेंट्रोमियर पोल्स की तरफ डायरेक्टेड रहता है। ये सेंट्रोमियर है, ये पोल की तरफ है, ये पोल है, पोल की तरफ सेंट्रोमियर होता है। और जो इनकी जो क्रोमोसोम्स की जो टेल्स हैं वे पीछे की तरफ ट्रॉल करती है, ट्रेलिंग बिहाइंड क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स हैं, आर्म्स जो हैं वे क्या करती हैं, पीछे की तरफ ट्रेल करती हैं, ट्रेलिंग बिहाइंड। तो इस प्रकार से क्रोमोसोम्स का मूवमेंट होता है एनाफेज के अंदर। जब एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है तो जो हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर पढ़ा था, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, 4 प्रकार के क्रोमोसोम पढ़े थे ना सेंट्रोमियर के बेसिस पर। तो मान लीजिए अगर मेटासेंट्रिक है तो उनके अंदर क्या है, वो कैसे बनेंगे, अपोजिट बी शेप के। और सब मेटासेंट्रिक कैसे बनेंगे, एल शेप के। एक्रोसेंट्रिक कैसे बनेंगे, जे शेप के, छोटा सा ना। और टीलोसेंट्रिक कैसे बनेंगे, आई शेप के बनेंगे, टीलोसेंट्रिक आई शेप के बनेंगे। ठीक है, इस प्रकार से 4 प्रकार के शेप बन जाएंगे एनाफेज के अंदर जैसे ही मूवमेंट हो गया। अगर सेंट्रोमियर जैसे जैसे अटैच है, सेंट्रोमियर मिडिल में है तो मेटासेंट्रिक, थोड़ा अबे फ्रॉम द मिडिल है तो सब मेटासेंट्रिक, और बिल्कुल एंड ऑफ द क्रोमोसोम है तो एक्रोसेंट्रिक, और बिल्कुल ही एंड पर है, बिल्कुल भी टर्मिनल पर है क्रोमोसोम के अगर सेंट्रोमियर, तब उसे बोलते हैं टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी का डायग्राम है एनाफेज का। ठीक है, ये क्या है, सेंट्रोसोम है। की इवेंट्स ऑफ एनाफेज क्या है, सेंट्रोमियर जो होते हैं स्प्लिट हो जाते हैं और क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। जो 2 क्रोमेटिड हैं यहाँ, ये सेपरेट होकर अलग अलग बन गई। एक क्रोमोसोम्स जो है उसके पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड हैं जो टुगेदर जुड़े हुए हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, किससे, सेंट्रोमियर से। ये क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं एनाफेज के अंदर। और क्या होता है, क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल, और अपोजिट पोल की तरफ क्रोमेटिड्स जो होते हैं मूव करने लग जाते हैं एनाफेज के अंदर। अब आते हैं हम टीलोफेज। टीलो मतलब एंड। अब एंड हो गया है टीलोफेज के अंदर। किसका एंड हो गया, कैरियोकाइनेसिस का एंड। बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस।
कैरियोकाइनेसिस की फाइनल स्टेज की शुरुआत, मतलब कैरियोकाइनेसिस का अंत होने की शुरुआत, ऐसे बोल सकते हैं टीलोफेज। क्रोमोसोम्स कंडेंस एट द पोल, पोल पर आ गए सारे क्रोमोसोम एनाफेज में, और यहाँ पर आकर के के सारे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डीकंडेंस होते हैं, डीकंडेंस। और कंडेंस कहाँ होते हैं, प्रोफेज के अंदर कंडेंस होते हैं और टीलोफेज के अंदर डीकंडेंस होते हैं, फिर से उलझे हुए हो जाते हैं, फिर से इंटरवाइंड हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं एट पोल एंड लूज दियर इंडिविजुअलिटी, मतलब कि जो पहले एक एक हम क्रोमोसोम देख सकते थे माइक्रोस्कोप के अंदर, अब वह नहीं देख पाएंगे, अपनी जो है इंडिविजुअलिटी वे खो देते हैं। इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन, अब यहाँ पर हम अलग से एक क्रोमोसोम को नहीं देख सकते टीलोफेज के अंदर। अब देखते हैं की इवेंट्स क्या हैं टीलोफेज के। क्रोमोसोम्स cluster at opposite spindle pore and their identity is lost as discrete element, यहाँ कुछ discrete element की तरह, मतलब यहाँ इनकी आइडेंटिटी खो गई है और ये सारे के सारे क्रोमोसोम जो हैं डिकंडेंस हो गए हैं, पहले कंडेंस थे अब डिकंडेंस होकर के फैल गए हैं क्रोमोसोम्स इसके अंदर, ठीक है। और क्या होता है, यहाँ अपोजिट पोल पर आ जाते हैं और यहाँ आकर के डिकंडेंस हो जाते हैं, फिर क्या बनता है, न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप होता है इनके चारों ओर, न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप हो जाता है अराउंड द सेंट्रो क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल पर क्रोमोसोम्स का जो क्लस्टर है, गुच्छा पड़ा हुआ क्रोमोसोम्स का, उनके चारों ओर तरफ न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप हो जाता है। और वे क्या बनाते हैं, जैसे न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप हो जाता है वे न्यूक्लियाई बन जाते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं इनको, क्योंकि अभी सेल डिवाइड नहीं हुई है पूरी तरह। और क्या क्या फॉर्म होता है टीलोफेज के अंदर, न्यूक्लियोलस, इसके अंदर न्यूक्लियोलस बनने लग जाता है, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म होने लगते हैं, फिर से बनने लगते हैं, जो डिसअपियर हो गए थे, कहाँ पर, प्रोफेज के अंदर डिसअपियर हो गए थे। प्रोफेज में डिसअपियर हो गए थे, जो यहाँ पर बनने लग जाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद ही आफ्टर दिस सेल डिवीजन कंप्लीट होता है, साइटोकाइनेसिस होने के बाद ही पूरा का पूरा सेल डिवीजन होता है, उसको ही एम फेज में कम्प्लीटली क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कम्प्लीटली दो स्टेज होती हैं, दो फेज होती हैं एम फेज की। तो साइटोकाइनेसिस के बाद क्या होता है, आफ्टर दिस सेल डिवीजन कंप्लीटेड, final stage of mitosis is cytokinesis. After karyokinesis, cell itself is divided into two daughter cells by separation of cytoplasm, call it cytokinesis. साइटोप्लाज्म का सेपरेशन करने के बाद सेल जो है खुद से ही डिवाइड करती है दो डॉटर सेल्स के अंदर, कैसे, अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके। इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस इज अचीव्ड बाय अपीयरेंस ऑफ फ्रो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्रो का अपीयरेंस होता है, धीरे धीरे वह और डीपली होती जाती है और सेंटर में जाके जॉइंट हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए ये फ्रो बन रही है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये धीरे धीरे ये फ्रो है, मतलब गड्ढे टाइप फ्रो बन रही है, और धीरे धीरे ये बनते बनते और डीप होती जाती है, और डीप होती जाती है, डीप गहरी होती जाती है, और सेंटर में आके ये दोनों क्या हो जाती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं, दोनों कनेक्ट होकर के इस प्रकार सेल क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या बनती है, फ्रो बनती है इसमें एनिमल सेल्स के अंदर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्रो बनती है, और फिर फाइनली जब ये फ्रो धीरे धीरे डीपली होती जाती है और जब कनेक्ट हो जाती है तो अलग हो जाता है साइटोप्लाज्म। इस प्रकार से साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है एनिमल सेल्स के अंदर। प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है,
प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल। क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये प्लांट सेल है, इसकी ये सेल वॉल है और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब क्या होता है, ये सेल है, यहाँ इनके न्यूक्लियस हैं, दोनों के बन गए हैं डॉटर न्यूक्लियाई। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ क्या होता है, सेल प्लेट होती है, मतलब मिडिल लेमिला के रूप में होती है एक प्रकार से। प्रीकर्सर है ये किस चीज़ का प्रीकर्सर है? प्रीकर्सर फॉर न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन इज सेल प्लेट दैट रिप्रेजेंट मिडिल लेमिला, जो मिडिल लेमिला को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करता है, यहाँ से सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। धीरे धीरे सेल वॉल बढ़ती रहती है सेंटर से टूवर्ड्स द आउटरवर्ड, बाहर की तरफ सेल वॉल बढ़ती जाती है। सेल वॉल बढ़ करके जो पहले की जो प्रेजेंट सेल वॉल है, लेटरल वॉल है, ये लेटरल वॉल है ना, इससे अटैच हो जाती है। इस प्रकार से सेल का इनमें डिवीजन हो जाता है। ये प्लांट सेल वॉल है, ठीक है। इस प्रकार से प्लांट सेल वॉल डिवाइड हो जाती है। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल। जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इस प्रकार के ऑर्गेनल्स। और माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू आउट द सेल डिवीजन प्रेजेंट रहती है। ये डिवाइड इनका रेप्लिकेशन होता है, लेकिन ये डिसअपियर नहीं होती, रेप्लिकेशन होता है और डिवीजन हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, डिसअपियर नहीं होती। इन सम ऑर्गेनिज्म आफ्टर कैरियोकाइनेसिस नो साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस। काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर कैरियोकाइनेसिस होने के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता। साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो उसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बनते रहेंगे तो क्या बन जाएगा, साइनिसाइटियम कंडीशन आ जाएगी। जैसे कि किसमें है, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट का जो लिक्विड एंडोस्पर्म है वह मल्टी न्यूक्लिएटेड है। अगर कैरियोकाइनेसिस होती रही और साइटोकाइनेसिस नहीं हुई तो वह कंडीशन कैसी बन जाएगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाएगी, जो लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ सिंसाइटियम बना लेते हैं, जैसे कि लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। ये याद रखना है। जब सेल डिवाइड हो गई हैं, ये दोनों सेल डिवाइड हो गई हैं, फिर से ये किस में चले जाती हैं, इंटरफेज में चले जाती हैं। फिर इंटरफेज में जाने के बाद फिर से वही साइकिल दोहराती हैं, वही इवेंट्स दोबारा एंड में होने लगते हैं, फिर से सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस देख लेते हैं, ठीक है। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? माइटोसिस रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल ओनली, मतलब कि केवल डिप्लॉयड सेल्स तक ही सीमित है माइटोसिस। लेकिन एक्सेप्शनली कुछ लोअर प्लांट्स हैं, एल्गी वगैरह, उनके अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक वगैरह वो लाइफ साइकिल होते हैं, वो अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम। इन सम सोशल इंसेक्ट जैसे कि हनी भी हुआ, इनके अंदर हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो भी डिवाइड होती है माइटोसिस के जरिए, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, लेकिन मेनली जो है डिप्लॉयड सेल्स के अंदर ही माइटोसिस होता है। द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद द आइडेंटिकल जेनेटिक कंप्लीमेंट। जो डिप्लॉयड डॉटर सेल जो होती हैं, जितने भी कंप्लीमेंट्स, जेनेटिक कंप्लीमेंट्स है, मतलब बिल्कुल पूरी की पूरी जैसी पेरेंट सेल है ऐसी ही डॉटर सेल बनती है माइटोटिक डिवीजन के जरिए। डॉटर सेल, पेरेंट सेल और डॉटर सेल बराबर होती हैं जेनेटिक कंप्लीमेंट के अंदर, जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो सेम रहता है। ग्रोथ ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू माइटोसिस, और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वह माइटोसिस के कारण होती है, ठीक है। और क्या होता है माइटोसिस के कारण, ये सिग्निफिकेंस है। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल ग्रोथ होती है तो क्या करती है, डिस्टर्ब कर देती है किसे, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशो को, जिसके कारण क्या होता है, सेल डिवीजन बढ़ता है, सेल डिवीजन होता है। ये क्या करता है, इनिशिएशन कर देता है, एसेंशियल फॉर
सेल डिवाइड टू रिस्टोर द एसेंशियल। ये जैसे ही साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का रेशो डिस्टर्ब हो जाता है तो यह जरूरी है, क्या जरूरी है, सेल को डिवाइड करना जरूरी है टू रिस्टोर द न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशो। न्यूक्लियोप्लाज्मिक जो रेशो है, न्यूक्लियस और प्लाज्मिक का जो रेशो है उसको कांस्टेंट बनाए रखने के लिए सेल क्या करती है, डिवाइड करती है। इसलिए माइटोटिक डिवीजन का एक सिग्निफिकेंस ये भी है, क्योंकि जो सेल की जो ग्रोथ है, साइटोप्लाज्मिक जो ग्रोथ है वह तो कंटिन्यूस है। और वेरी सिग्निफिकेंट रोल क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। सेल का रिपेयर भी क्या करती है, माइटोसिस ही करती है। मान लीजिए सेल में कोई डिफेक्ट आ गया तो जीवन फेज के अंदर सारे के सारे जो भी डिफेक्टिव चीज़ हैं वो सारे के सारे फॉर्म होते हैं। एस फेज के अंदर डीएनए का सिंथेसिस होता है, रिपेयर होता है। सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट एंड ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली वातावरण के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते रहती हैं ये सेल्स, एपिडर्मिस सेल्स हैं। और जो गट की जो लाइनिंग है, क्योंकि हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो उसके कारण भी डैमेज होती रहती हैं और बनती रहती हैं, रिप्लेस होती रहती हैं। और ब्लड सेल्स हैं, बेबी बनती रहती हैं। ब्लड सेल्स का भी जो है लाइफ स्पान होता है 120 डेज होता है लाइफ स्पान। माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी होते हैं और लेटरल कैम्बियम होता है। इनके अंदर क्या है, कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहती है, जिसके पूरी लाइफ टाइम होती रहती है ग्रोथ, जिसके कारण प्लांट बढ़ता रहता है। ये प्लांट्स के अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है। किसके अंदर होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर, जैसे कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल कैम्बियम। ये रिजल्ट इन कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स थ्रू आउट दियर लाइफ। तो यहाँ तक पढ़ते हैं। कल ये चैप्टर हम एंड कर देंगे। कल क्या पढ़ना है, केवल मियोसिस पढ़ना है कल बस। चलिए, धन्यवाद।